गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। हमने अभी तक प्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, अभी तक इफेक्ट के बारे में पढ़ा है कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज। और इफेक्ट क्या था, उसके ऊपर एक चार्ज के ऊपर और एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्सेस लग रहे थे, जिसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखे। राइट, तो अभी के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। अब हम सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप जो बोल देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो चीज़ें हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से है, उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ the source, the very basic source of magnetic field is charges, moving charges, right? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक रिलेटिव क्वांटिटी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। स्टैटिक चार्जेस produces electric field और moving charges produces magnetic field। सी स्टोरी कुछ ऐसी है, आप बोलेंगे सर स्टैटिक और मूविंग ये दोनों भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। स्टैटिक क्या है, मूविंग क्या है? तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है, मतलब नथिंग इज एब्सोल्युटली स्टैटिक। एग्जाम्पल मान के चलिए ये एक बस है और ये आगे जा रहा है विथ ए वेलोसिटी v। फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, इस बस के अंदर बैठे सभी पर्सन, इस बस के अंदर बैठे सभी पर्सन मोशन में है। फॉर द पर्सन स्टैटिंग ऑन द सिटी, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब उनके लिए, फॉर पर्सन ए all these people B, C, D, E, F are in motion, right? अगर A ऑब्जर्वर है, if A is observer, तो A दो बात बोलेगा। A बोलेगा कि भाई G रेस्ट पे है, एंड ये वाला पार्ट किस में है, मोशन में है। अगर A आपके पास क्या है, ऑब्जर्वर है, A ऐसा पूरा स्टोरी बोलेगा। बट अगर आपके पास बी ऑब्जर्वर है तो बी ऐसा बोलेगा, बी बोलेगा कि भाई सी डी ई ये सारी चीजें किस पे है, रेस्ट पे है, जबकि जी एंड ए किस में है, मोशन में है। कहां पर उनको जी और ए पीछे जाते हुए दिखाई देंगे, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू बी, आप अगर बस में बैठे हुए हैं, कोई आदमी सड़क पे खड़ा हुआ है, वो आपको डेफिनेटली पीछे जाते हुए दिखाई देगा। तो अगर बी ऑब्जर्वर है तो जी और ए उनके लिए मोशन में होंगे और उनके साथ बैठे हुए लोग उनके लिए किस में होंगे, रेस्ट पे होंगे। तो ये जो रेस्ट और मोशन, स्टैटिक और मूविंग, इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। So I cannot say something which is absolute at rest. Nothing is at absolute rest. Everything is moving. कुछ भी absolute नहीं है. Everything is with respect to observer. तो अगर आप डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। ये भी किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चार्जेस रेस्ट पे हैं तो कौन से फील्ड उस सराउंडिंग में है, कौन सा फोर्सेस उस सराउंडिंग में है, कौन सा फोर्सेस उधर लगेगा, कौन सा फोर्सेस वहां पर लगने के चांसेस है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वही चार्ज अगर किस में है, मोशन में है,
तो उधर कौन सा इफेक्ट आने की संभावना है? मैग्नेटिक फोर्सेस। दैट्स द केस। बस तो मैं ये चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा एक ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर उस चार्ज को किस में देखता है? रेस्ट में देखता है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस जगह पे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर ऑब्जर्वर उसी चार्ज को मोशन में देखता है तो आपके पास कौन सी फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर जाएगी। ये और भी डीपर कंसेप्ट है। अब बहुत लोगों के दिमाग में एक बात भी आ रही होगी, सर ऐसा क्यों? क्यों मोशन के ऊपर डिपेंड करता है कि फील्ड इलेक्ट्रिक होगी, फोर्स इलेक्ट्रिक नेचर होगा या मैग्नेटिक नेचर होगा? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर डिपेंडेंट, both are relative quantity, both depend on frame of reference, right? तो इसके डीपर कंसेप्ट में नहीं जाते, मैं आपको इसका ऊपर वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ। डीपर कंसेप्ट में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि आउट ऑफ ऑल द सिलेबस है, राइट? तो आपके पास सीधा कंसेप्ट है, अगर स्टैटिक चार्जेस है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, और मूविंग चार्जेस है तो आपके पास कैसी फील्ड रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ना। अब मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है? अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू बाय 4 पाई क्यू v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब। देखो इट इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद हो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी लिखा हूं, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग भी ऐसे ही लिखते थे बिकॉज ऑफ चार्ज, बस म्यू नहीं होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता था। क्यू भी होता था पर वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर नहीं होता था, खाली क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यूब। याद करो ऐसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, डायरेक्शन अगर जरूरत होगा तो, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें क्या है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा, ये वी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है, सब बताया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर अगर एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बात और एक बार दोहरा देता हूँ, एक चार्ज यहाँ पर रेस्ट पे है, यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पे ये हो गया आपके पास आर वेक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ये आपको पता है, राइट? अब सेम स्टोरी हम बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। दिस आर चार्जेस एट रेस्ट जो हम लोगों ने समझा दिया था, नाउ चार्जेस इन मोशन। मान के चलो आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, ये चार्ज है आपके पास q। आप जानना चाहते हैं, अब ये चार्ज मोशन में है तो इसका मतलब इसके सराउंडिंग में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। कौन से डायरेक्शन में है वो हम बाद में बात करेंगे, डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बताऊंगा आपको, मैं इसमें नोट पॉइंट लिखवाऊंगा। तो आपके पास मान के चलो आप इस पॉइंट पे क्या करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ये रहा आर वेक्टर, एंड इस एंगल को अपन थीटा बोलेंगे, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by mu upon 4 pi q v sin theta by r square। अब आप बोलेंगे सर r कहाँ गया? बिकॉज बच्चों a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आपने अभी तक सुना तो होगा ही, ए बी साइन थीटा, ये उसका मॉड है। देखो यहाँ पर आर स्क्वायर वाला टर्म भी बन रहा है जैसे कि इधर भी बनता है, ई वेक्टर का मॉड इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, सेम टाइप के टर्म्स बन रहे हैं। अच्छा अब आप बोलेंगे सर ये म्यू क्या है? जैसे एप्सिलॉन परमिटिविटी होता है, म्यू होता है आपके पास
परमिएबिलिटी, और यहाँ पर म्यू नॉट एक टर्म है विच इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट आपके पास आती है इसकी टेस्ला मीटर सेकेंड पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट। राइट, तो ये आपको समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर तो डायरेक्शन इस साइड में तो डायरेक्शन सिंपल थी सर, यहाँ पर जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर लग जाएगा। दैट्स इट, ये तो आपको याद होना चाहिए। पर यहाँ पर डायरेक्शन इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पर भी टेबुलेशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नोट पॉइंट होगा, B vector is perpendicular to both V vector एंड आर वेक्टर, दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई, एक को नहीं। अब आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता सर किस किस के बीच में कितना टेबल याद रखेंगे। आपने फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन ए चार्ज के लिए एक टेबल याद रखवाया, करंट के लिए एक टेबल याद रखवाया, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। फॉर्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा। देखो चार्ज के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या था, एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसलिए मैंने जब टेबल बनवाई थी तो क्या बोला था बच्चों, क्यू वी पूरा सेम ऑर्डर, बी बस एफ जिसका डायरेक्शन निकालना है वो लास्ट में। फिर जब मैंने बताया बच्चों कि आपको करंट के ऊपर फोर्स निकालना है तो यहाँ पर आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर आपको बताया था कि आई और डी एल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो दो बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बी एफ। तो ये आपको मैंने समझाया था कि आपको ये याद रखने के लिए कि कैसी टेबल बनेगी, उसमें आपको क्या करना है, वही दो चीज को उठाना है जिसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं फोर्स में, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट किस किस के बीच में हो रहा है, क्यू वी एंड आर, इनके बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर आप एक टेबल बनाए, याद रहे सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा डायरेक्शन, ये आपको चूज करना पड़ेगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। और उसके बाद आप टेबल बनाएंगे। नाउ आप टेबल किस किस के बीच में बनाएंगे, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में ही तो सारा झोल है, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है। सारा झोल इधर किस में है, न्यूमरेटर में ही तो है, यही तो क्वांटिटी है जो डायरेक्शन को कंट्रोल करेगी। तो आपके पास टेबल किस किस के बीच में बनेगा, इधर इधर टेबल बनेगा क्यू वी आर बी, ये रहा। अब सबसे पहला काम आपको है कि एक ऐसा वेक्टर बनाना जो वी वेक्टर और आर वेक्टर को दोनों को परपेंडिकुलर है। अब ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा। क्या आएगा प्रैक्टिस से, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे वी वेक्टर और आर वेक्टर कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो आपके पास एक ही एक्सिस है जो दोनों को परपेंडिकुलर होगी, and z axis is always perpendicular to xy plane। अगर xy प्लेन है तो z एक्सिस परपेंडिकुलर है, अगर yz प्लेन है तो x एक्सिस परपेंडिकुलर है, और अगर xz प्लेन है तो y एक्सिस परपेंडिकुलर है। आपको बस एक ऐसी एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी या एक ऐसा प्लेन ढूंढना पड़ेगा जो जिसमें आपके पास वो दोनों को परपेंडिकुलर, राइट। जैसे मैं आपको इधर एक 3 डायमेंशनल डायग्राम से दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ ना। देखिए सेम सिनेरियो है, राइट। यहाँ पर आपके पास वही v वेक्टर है, वही चार्ज पार्टिकल है, v वेक्टर है।
अब आपके सामने यहाँ पर ये जो बी वेक्टर है, आप ध्यान से देखिए, ये एक्स वाई प्लेन था, ये एक्स वाई प्लेन था। जो यहाँ पर आपके पास वी वेक्टर एंड आर वेक्टर, ये दोनों एक ही प्लेन में है, ये दोनों अलग अलग प्लेन में नहीं, एक ही प्लेन में है। तो इन दोनों को परपेंडिकुलर मैंने एक वेक्टर बनाया, ये देखो जेड एक्सिस, जो दोनों को परपेंडिकुलर है, जो वी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है और आर वेक्टर। आप इसको अगर उठाकर, ये वाले पार्ट को अगर उठाकर, इसको उठाकर ज़रा यहाँ लेकर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों को परपेंडिकुलर है, दोनों को चेक कीजिए, ये दोनों को परपेंडिकुलर है। नॉट ओनली फॉर दिस v वेक्टर बट इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। देख लो, चेक कर लो, r वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। अगर किसी को डाउट हुआ तो सर वो तो साइड से है, पता नहीं चल रहा है पूरा, अब तो इसके ऊपर लाके दिखा रहा हूँ। अब देख लो, अब देखो, ये r वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, एंड साथ में आपको वो किसके साथ भी परपेंडिकुलर है, ये बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। तो आपके पास जब ये दोनों को परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, तब आप आराम से डायरेक्शन बता सकते हैं इसका। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि सर या तो ये लेफ्ट राइट होगा, मतलब कौन सा डायरेक्शन हो सकता है, बस आपके पास तो दो ही ऑप्शन है इधर, ज़्यादा ऑप्शन तो बचे नहीं कि या तो आपके पास आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा, बस वही तो चूज करना है आपको। नाउ सिमिलरली एट दिस प्लेस मेरे को वही तो चूज करना है कि अब आपको एक ही एक्सिस चाहिए, एंड दैट एक्सिस इज व्हाट, दिस एक्सिस, जो या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। मतलब अभी मैं यहाँ पर अगर थ्री डायमेंशनल बनाऊं तो मैं बोलूँगा लेट जैसे मैंने आपको सिखाया है, जैसे मैंने आपको सिखाया एक्स वाई जेड, दो एक्सिस तो ऐसे ही ले लेना, ये रहा पहली एक्सिस वी के डायरेक्शन में, दूसरी एक्सिस आर के डायरेक्शन, तो इसको ले लिया एक्स एक्सिस, इसको ले लिया वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस वो एक्सिस होनी चाहिए जो इन दोनों को परपेंडिकुलर हो, थर्ड एक्सिस वो एक्सिस होनी चाहिए जो दोनों को परपेंडिकुलर हो। ये हर जो बता रहा हूँ ये हर जगह वैलिड है, ये हमारे हर टाइप के जो फोर्सेस में भी वैलिड है। जो थर्ड एक्सिस होनी चाहिए वो एक्स और वाई दोनों को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अपने पास बस एक ही एक्सिस बचती है, वो है दिस, बाहर और अंदर जेड। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ रखेंगे, सारी वैल्यूज रखेंगे। क्यू आपके पास पॉजिटिव है, वेलोसिटी आई कैप है, एंड आर आपके पास जे कैप है। तो एक ही ऑप्शन बचता है बी के लिए, के कैप, पॉजिटिव के कैप, मतलब आपके पास आउट ऑफ द प्लेन। बी वेक्टर का डायरेक्शन आपके पास क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया बी वेक्टर इधर कहाँ पर है, बी वेक्टर इधर ऐसा है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर 3D डायग्राम में दिखाया कि बी वेक्टर अभी कहाँ पर है, यहाँ पर टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है बी वेक्टर, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर ही है। इसको घुमा के देखने से समझ में आ जाएगा आपको, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर ही है बी वेक्टर, राइट। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द डायमेंशन, डायरेक्शन। आपको जो तरीका बताया, बस आप एक ऐसा बी वेक्टर, ऐसा एक एक्सिस ढूंढ लीजिएगा जो वेलोसिटी और रेडियस दोनों को परपेंडिकुलर हो, बस और कुछ नहीं। एक ऐसा रेडियस जो वेलोसिटी और रेडियस दोनों को परपेंडिकुलर हो, एक ऐसा वेक्टर ढूंढ लीजिएगा बस। अब आपके पास कंफ्यूजन रहेगा सर आगे या पीछे, आगे और पीछे ये टेबल से हो जाएगा। All you need to do is to find only a vector which is perpendicular to both velocity and radius, right? Now second thing, यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट हम समझेंगे। पहला, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लाइन along the motion
of charge is zero. मतलब अगर आपके पास ये वाला चार्ज Q है और ये इस डायरेक्शन में V से जा रहा है, तो आप एक लाइन बना लीजिए, इधर एक पूरी लाइन बना लीजिए आगे से पीछे तक, और यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट उठाइए, A, B, C, अलोंग द लाइन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है। वाई जीरो? बिकॉज आपके पास थीटा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आर वेक्टर है। नाउ एंगल बिटवीन वी वेक्टर और आर वेक्टर क्या हो जाएगा? बिकॉज थीटा इक्वल्स 0 डिग्री और साइन जीरो, यस, और 180 डिग्री पीछे की तरफ के लिए, बी पॉइंट के लिए, बिकॉज साइन जीरो इक्वल्स जीरो। फॉर्मूला है आपके पास। मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड को अलग रखो, डायरेक्शन को अलग रखो। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है म्यू बाय 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लाइन या ऑन द लाइन परपेंडिकुलर to the motion of charge is maximum. आप कोई भी पॉइंट निकाल लो और वो लाइन होनी चाहिए परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ चार्ज। देखिए, आपके पास एक चार्ज को परपेंडिकुलर, एक लाइन को परपेंडिकुलर बहुत सारी लाइन हो सकती है। अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास चार्ज अगर मोशन कर रहा है एक लाइन को परपेंडिकुलर, आपके पास बहुत सारी लाइन आपको मिल जाएगी एक सिंगल लाइन को परपेंडिकुलर। आप कोई भी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई भी लाइन, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करो, राइट। इसको परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइन बनाई जा सकती है, उसका ओरिएंटेशन चेंज कर करके। देखो, मैं एक और लाइन बना रहा हूँ, उसका परपेंडिकुलर आपको दिखा रहा हूँ, इस लाइन को देखो, इसको पूरा 90 किया और मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, इस लाइन की खाली ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, फिर भी ये परपेंडिकुलर रहेगी। देखो, ये देखो, इसकी ओरिएंटेशन चेंज किया तब भी ये परपेंडिकुलर है। ऐसी इनफाइनाइट परपेंडिकुलर लाइंस में बना सकता हूँ, इनफाइनाइट। इस जगह पे कोई भी लाइन को परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइन बन सकती है। देखो, इसको भी मैं अगर क्या करूँ, कॉपी पेस्ट करूँ ये वाली लाइन को, इसको और थोड़ा रोटेट करूँ, ये भी परपेंडिकुलर है। नाउ दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। देख लो, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड लाइन को परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन, नॉट ओनली दिस लाइन, दिस बोथ ऑफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको इसका ओरिएंटेशन चेंज करके दिखा रहा हूँ। अब देखो, कहीं से भी देख लो, दोनों परपेंडिकुलर है, इसको दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। सी, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, कोई भी पॉइंट से देख लो। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू वन सिंगल लाइन। तो ऐसा मत समझना देयर इज ओनली वन सिंगल लाइन। तो अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है और ये मोशन में है, ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है,
इस डायरेक्शन में, तो अगर ये उसका लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, ये वन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन हो सकता है, दिस इज वन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, तो इस पे कोई भी पॉइंट उठा लो ए, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट पे आपको मैक्सिमम ही मिलेगा ये डिस्टेंस पे। क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, साइन थीटा मैक्सिमम रहेगा सिंस थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। नाउ थर्ड, आपके पास क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड due to a moving charge is same at all points on the circumference of a circle drawn at a distance r from the charge with center lying along lying on the line of motion of charge। ये पूरा बरोबर समझाऊंगा, समझना। अब मान के चलो आपके पास ये वाला चार्ज मूव कर रहा है q विथ वेलोसिटी v, तो यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे आप क्या कीजिए, एक पूरा सर्कल बनाइए। याद रहे इस सर्कल का सेंटर किस पे लाई करना चाहिए, लाइन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, और एक सर्कल बनाइए। ठीक है, आर रहना चाहिए भाई, डिस्टेंस आर रहना चाहिए, हर पॉइंट पे आर रहना चाहिए, मतलब एक कोन बन रहा है भाई, कोन बन रहा है, और एक सर्कल बना है इधर। इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब मैं इस तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ, दिस थिंग। इसको तो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये स्टोरी जो बताया। यहाँ पर आपके पास ये जो आप पिंक कलर का सर्कल देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी पॉइंट उठा लो, सबका इस चार्ज से डिस्टेंस आर है, सबका एपेक्स एंगल क्या होगा, वी के साथ एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। जब सबके साथ एंगल थीटा है, डिस्टेंस आर है, राइट, तो आपके पास सीधा सीधा बात है, सबके हर एक पॉइंट पे, इधर हर एक पॉइंट पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, खाली डायरेक्शन अलग अलग होंगे, मैग्नीट्यूड आपके पास क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो वही मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया इस एक चार्ज के बारे में, राइट। देखो ये जो मैंने आपको एक चार्ज के बारे में बताया, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ोगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये बताया ताकि बायोट-सैवर्ट लॉ का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। नाउ फोर्स बिटवीन मूविंग चार्जेस, अगर दो चार्ज मूव कर रहे हैं जिनकी वैल्यूज अलग अलग है, उनके बीच का फोर्स कितना है। फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, चार्ज की वैल्यू q1, इससे r डिस्टेंस की दूरी पे पैरेलल मोशन है, राइट। एक और चार्ज मूव कर रहा है q2 विद वेलोसिटी v2। तो टू चार्जेस मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, हम लोग और कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम बोलेंगे टू चार्जेस मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। तो उनके ऊपर फोर्सेस कैसे लगेंगे, उनके ऊपर नेट फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा कि नेट फोर्स रिपल्सिव लगेगा, ठीक है। तो दो चार्ज है, मैं सिर्फ एक चार्ज को एनालाइज करूंगा बिकॉज फोर्स टोटल फोर्स ऑन वन बाय टू इज सेम एज, अगर आपके पास अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ, सीधा सीधा बोलूंगा, टोटल फोर्स ऑन वन बाय टू का मॉड is equal to force on 2 by 1. To an every action they must be equal in opposite repulsion. 1 2 के ऊपर टोटल फोर्स जितना लगा रहा है 2 1 के ऊपर उतना ही लगा रहा है, तो मैं दोनों में से किसी एक के ऊपर का टोटल फोर्स निकाल दूं, मतलब मेरे पास दूसरे के ऊपर का फोर्स आ ही जाएगा, राइट। तो अगर मैं 1 की वजह से 2 पे टोटल फोर्स निकाल दूं तो काम हो जाएगा। नाउ फोर्स ऑन 2 by 1 consist of two forces, magnetic force plus electric force, राइट। नाउ सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। नाउ पहला वाला पार्ट, मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज Q2 is moving in the field of 1 Q1 के फील्ड में मूव कर रहा है। सी ऐसा है, यहाँ पर जब Q1 मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v1, तो उसके सराउंडिंग में, इसके पूरे सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ गई हो, राइट। तो मुझे ये जानना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है 1 की वजह से, और डायरेक्शन क्या है, ये मुझे जानना है। नाउ एट दिस पॉइंट p व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अभी अभी हम लोगों ने निकालना देखा, एट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 V1 साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू 90 है इधर, तो फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 V1 बाय आर स्क्वायर। इस सिचुएशन में मैं बस यही सिनेरियो के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग रहेगा ऐसे सिनेरियो में। लेट्स सी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 V1 बाय आर स्क्वायर, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, Q V R B टेबल बनेगा। तो सबसे पहले आप बस एक ऐसी एक्सिस चूज करेंगे जो V वेक्टर और R वेक्टर दोनों को क्या हो, परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है V और R, एक एक्स R आपके पास x एक्सिस में है, V आपके पास यहाँ पर सीधा सीधा y एक्सिस में है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा आपके पास इधर, कौन सा, z एक्सिस। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी z एक्सिस में ही होगी। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, Q की वैल्यू पॉजिटिव है, V की वैल्यू आपके पास J कैप है, R की वैल्यू आपके पास क्या है, I कैप है। तो आपको पता है I क्रॉस J, हमारे पास आता है I J K होता है।
तो जे आई आपके पास क्या होगा, माइनस के। तो यहाँ पर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, V1 अंदर की तरफ है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और डायरेक्शन भी पता चल गया, राइट। ये आपके पास आया प्रोडक्शन वाला पार्ट। अभी हम लोगों ने फोर्स नहीं निकाला है। इसका मतलब अब देखो, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। अब मैं ये बोल रहा हूँ ये पॉइंट पे एग्जैक्टली ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इसका मैग्नीट्यूड B1 है, और यहाँ पर एक चार्ज है Q2। इसी पॉइंट पे एक चार्ज है, इसी पॉइंट पे एक चार्ज है Q2 जो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ V2 से। तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस चार्ज, फोर्स निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, QV साइन थीटा। तो आप बोलेंगे सर QVB साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा Q2 V2 B1। अब थीटा देखो, B1 अंदर की तरफ है और वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो एंगल क्या है आपके पास इधर, 90 डिग्री, बिकॉज वेलोसिटी आपके पास क्या है, ऊपर की तरफ है, और B क्या है, इनटू द प्लेन, माइनस के क्या, तो 90 डिग्री आ गया। तो आपके पास है Q2 V2 B1। डायरेक्शन भी देखेंगे, लेफ्ट है कि राइट है। सबसे पहले वैल्यू साइड डाल लें, μ2 अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 by R square. This is the value of magnetic force. Now what will be the direction of magnetic force, ये भी देख लेते हैं। डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का, यहाँ से इस पॉइंट से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, अभी अभी बताया हमारे पास QVB है। चलो डायरेक्शन के लिए टेबल बनाएंगे, वापस से QVBF। फोर्स के लिए तो ऐसे ही निकालेंगे, Q पॉजिटिव है, V आपके पास J कैप, B आपके पास माइनस K कैप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाते हैं, प्लस JK माइनस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, JK क्या होता है, I होता है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है। तो मैंने मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, साथ में मैग्नेटिक फोर्स का क्या निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया, राइट। अब आता है बारी किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताने की मेरे को शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स तो इजी क्वांटिटी है, आपको बोल दिया गया है यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ से R डिस्टेंस की दूरी पे चार्ज क्या है, Q2 है। तो आपको पता है अलोंग लाइन जॉइनिंग देम ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q1 सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ऐसा होगा आपके पास मैग्नीट्यूड। नाउ योर क्वेश्चन मस्ट बी कि सर क्या कौन सा ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा कि मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है राइट साइड में, मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है आपके पास लेफ्ट साइड में। तो एंगल बिटवीन देम आपके पास क्या है, 180 डिग्री है। सिंस एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, तो हम लोग इस चीज़ को कैसे डील करते हैं, फोर्स ऑन 2/1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब फोर्स ऑन मैं बोल दिया लेट इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है माइनस मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा ही तो करते हैं। 180 डिग्री होता है तो आप माइनस करते हैं। मैं बोल दिया लेट इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, कम है, तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब क्या मैं सही हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा डिवाइड करने से, FE/FM। दोनों को आप एक बार डिवाइड करके देखेंगे। तो पहले इसको डिवाइड करके देखेंगे, वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू देखो बच्चों क्या आ रही है, 4 पाई से
4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर जाएगा, Q1 जाएगा। तो वैल्यू आपके पास आएगा 1/μ0 ε0 V1 V2 ऐसा आएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं जो आप बाद में पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ये मैं बाद में प्रूफ करूंगा। क्या प्रूफ करूंगा? 1/μ0 ε0 सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या है आपके पास? c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। तो आपके पास क्या हो गया है? Fe/Fm इक्वल्स सी स्क्वायर बाय V1 V2। ये कहाँ से आया ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ये अभी भूल जाओ, ये बस बता दिया, ये इतना ही याद रखो। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में सी स्क्वायर है और नीचे में V1 एंड V2 है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि नो स्पीड कैन बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो V1 एंड V2 इज लेस देन C। तो ऑब्वियस सी बात है, सी V1 इज लेस देन C, V2 इज लेस देन C। तो V1 V2 मस्ट बी लेस देन C स्क्वायर। तो ये जो दोनों का डिवीजन है ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगा, बिकॉज सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन V1 V2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स इन दिस केस। तो ये ऑलवेज रिपेल करेगा, कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। कभी भी दो चार्जेस आपको अट्रैक्ट करते हुए दिखाई नहीं देंगे। क्या करते हुए दिखाई देंगे? रिपेल करते हुए दिखाई देंगे, अगर दो चार्जेस मोशन में भी है तो दो चार्जेस मोशन में है तब भी वो आपको क्या करते हुए दिखाई देंगे? रिपेल करते हुए दिखाई देंगे। आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फोर्सेस है, और मैग्नेटिक फोर्सेस आर अट्रैक्टिंग इन नेचर। देखो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। Q2 के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में लग रहा है तो Q1 के ऊपर तो राइट में लगेगा ना। तो मैग्नेटिक फोर्स तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिंग इन नेचर, बट इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। तो नेट आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो रहा है। कैसे ज्यादा हो रहा है? मैंने इधर प्रूव किया। तो नेट आपके पास नेचर क्या हो जाएगा? रिपल्सिव हो जाएगा। तो हेंस मैं यहाँ पर एक ये लिख सकता हूँ, 2 पैरेलल मूविंग चार्जेस will repel each other।